हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अतुल जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं परमाणु संरचना अर्थात बिल्कुल 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 परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो एक बार बता दो लास्ट क्या पढ़ा था, फिर आगे बढ़ चलेंगे। लास्ट क्या पढ़ाया था बताओ बताओ, अरे बोलो ना। बिल्कुल बिल्कुल, परमाणु संरचना में लास्ट क्या पढ़ा था ये पूछ रहा हूं। न्यूमेरिकल किए थे, किसके किए थे? तरंग संबंधित न्यूमेरिकल किए थे, है ना। कल के सवाल में ओहो लगा दिया उल्टा दिमाग। एक भाई ने कहा कि कल के सवाल में देखो आवर्ती ज्ञात करनी थी तरंग की चाल वाला फॉर्मूला यूज क्यों किया, ठीक है, जबकि आवर्ती का सूत्र आपने बताया है 1/, आवर्तकाल। तो भाई एक बात बता, अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि आवर्ती बराबर होता है c/λ, तो क्या ये आवर्ती का सूत्र नहीं है? तो ये आवर्ती का सूत्र नहीं है क्या? जबरदस्ती का दिमाग क्यों लगा रहे हो? ये भी तो आवर्ती का सूत्र है, ये तरंग की चाल का सूत्र थोड़ी है। तरंग की चाल का सूत्र तो ये है c बराबर ν λ। समझे? ये 3 सूत्र है बेटा, दिमाग में रख लो इनको। एक तो हो गया आपके पास c बराबर ν λ, कोई भी सूत्र किसी भी स्थिति में काम आएगा। ये देखो दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है। एक अपने पास है λ बराबर c/ν, ये 3 सूत्र है, समझे? हाँ, अब दिमाग में रखना इनको। चलो चलिए बढ़ते हैं अब आगे मैंने आप लोगों से ये कहा कि मैं अब आप लोगों को जो कुछ सिद्धांत है वो पढ़ाने वाला हूं। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। किसका? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। हाँ जी, वो क्वेश्चंस वगैरह अपन बाद में देख लेंगे, जब बाद में पढ़ेंगे तो अपन लोग लिख लेंगे, है ना, और देख लेंगे क्वेश्चंस। पहले अब टॉपिक पर आ जाते हैं। हाँ, टॉपिक जरूरी है अभी। चलो, तरंगों के गुण हो गए थे सर, ओके भाई, चलें फिर शुरू करें टॉपिक। हाँ, ये विकिरण की प्रकृति वगैरह तो पढ़ चुके हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलो, उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, हमें ये बताइए कि क्वांटम क्या होता है। किसके बारे में पूछ रहे हैं हम लोग? क्वांटम क्या होता है बताइए भाई। क्वांटम, ये बताओ क्वांटम क्या होता है, बताओ भाई। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों से कि क्वांटम क्या होता है। ये कह रहे क्वांटम मतलब सबसे छोटा फोटोन, वो क्वांटा होता है। प्रॉब्लम यही है, हम लोग जैसे ही समझते हैं ना, तो हम लोग समझते हैं ऊर्जा के छोटे छोटे कण जो होते हैं उनका बंडल क्वांटम कहलाता है। नहीं, क्वांटम नहीं है, ठीक है, क्वांटम नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है? वो होता है क्वांटा। फोटोन के जो बंडल होते हैं, ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं, वो होते हैं क्वांटा, ठीक है, कांता जी, ठीक है। तो ये क्या है? क्वांटम। क्वांटम क्या है? सुनो,
ध्यान से सुनना, क्वांटम क्या होता है ना। क्वांटम है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग जो उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसके लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उसके लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्या कहा मैंने, हमने कहा ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा जिसका उत्सर्जन या अवशोषण किसके रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। ठीक है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसका अवशोषण एब्जॉर्प्शन या उत्सर्जन, अवशोषण या उत्सर्जन किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में होता है। रूप में होता है, क्या है, क्वांटम है। क्या है, क्वांटम है। ठीक है, एक चीज, चलो एक चीज हमको पता चल गई है ना, मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड्स, which absorb or emit in form of electromagnetic radiation. इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, जी हाँ, चलिए क्या पढ़ेंगे, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी बाय प्लैंक। क्वांटम थ्योरी बाय प्लैंक। चलिए देखो, प्लैंक अपने क्वांटम सिद्धांत में क्या कहते हैं। प्लैंक अपने क्वांटम सिद्धांत में एक बहुत सिंपल, साधारण, आसान, सरल भाषा में एक बात कहते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास कोई परमाणु या अणु है, वो ऊर्जा का या तो उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा। क्या कर रहा है मेरे सखा, वो या तो ऊर्जा को त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है। जब वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर रहा है ना सखा, क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है, वो विविक्त रूप में करता है। थोड़ा करता है फिर रुक जाता है, थोड़ा करता है फिर रुकता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं, अपन लोग खाना खाते हैं, दोपहर में खाना खा लिया, अब रात को खाना खाएंगे, एक नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ। फिर आप लोग कहोगे नहीं नहीं छोड़, हमें तो पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है, हम तो तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम की, उस पर मत जाओ। एक नॉर्मल सेंस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग, यही तो करते हैं कि एक बार दोपहर में खाना खा लिया, फिर शाम को रात को खाना खाते हैं, फिक्स शेड्यूल है। छोटा बच्चे क्या करते हैं, अब खाया थोड़ा सा, फिर और खाया, फिर 2-3 घंटे बाद और खाया, 1-2 घंटे बाद फिर और खाया, फिर 1-2 घंटे बाद और खाया, पूरा दिन चलता रहता है। वो यही क्या है, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मगर कैसे कर रहा है, टुकड़ों में कर रहा है। ऐसे ही परमाणु और अणु करते हैं, जब एनर्जी का उत्सर्जन करेंगे या एनर्जी का अवशोषण करेंगे तो टुकड़ों में करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। कैसे करेंगे,
टुकड़ों में करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। सिंपल, साधारण, आसान और प्यारी बात है ये, ठीक है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो वो करते हैं तो कैसे करते हैं, टुकड़ों में करते हैं, मतलब विविक्त रूप में करते हैं, ना कि सतत रूप में। बोलो, याद है ये बात? अब जो मैंने समझाया वो समझ में आई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं, परमाणु या अणु, एटम और मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु, अणु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण या अवशोषण सतत रूप में, विविक्त रूप में करते हैं, विविक्त रूप में करते हैं, न कि सतत रूप में। ठीक है, मतलब डिस्क्रीटेड फॉर्म में करते हैं, फॉर्म। कौन से रूप में नहीं करते, कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक, साथ ही वो क्या कहते हैं कि कोई तरंग अगर उत्सर्जित होती है, ठीक है, जी हाँ, किसी भी तरंग की ऊर्जा जो होती है या किसी विकिरण की जो ऊर्जा होती है, जी हाँ, किसकी ऊर्जा, विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, विकिरण के एक क्वांटम की जो ऊर्जा होती है, हाँ, वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। चलिए, विकिरण की या विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा, क्वांटम की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा, एक क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो किसके समानुपाती होती है, एक क्वांटम की ऊर्जा उसके आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। हम लोग जानते हैं E समानुपाती न्यू, तो E बराबर क्या हो जाएगा, H न्यू। फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि H क्या है, तो H है प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, प्लांक स्थिरांक है अपने पास H। और अपने पास फिर पूछा जाएगा कि H की वैल्यू क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, H बराबर होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारे पास H की वैल्यू होती है। देख लो एक बार जो लिखा है उसको अच्छे तरीके से, ठीक है भाई, आपने जो वैल्यू लिखी है H की वो गलत लिखी है ना, हाँ, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं, है ना। अगला सिद्धांत क्या है, सुनो, अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव।
कौन सा प्रभाव? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया? इसके बारे में बताया हर्ट्ज ने। किसने बताया? हर्ट्ज ने बताया। बोलो, किसने बताया? हर्ट्ज ने बताया। ठीक है, क्या क्या बताया हर्ट्ज ने ये भी समझो, है ना। हर्ट्ज ने ये कहा कि भाई हमारे पास कोई धातु की शीट है। क्या है? धातु की शीट है। ठीक, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? बाह्य स्रोत से संयोजित कर दिया है। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? बाह्य स्रोत से संयोजित कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल। प्लस वाला प्लस से जोड़ देंगे, माइनस वाला माइनस से जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? इसके ऊपर जैसे ही, ठीक है, हाँ, इसके ऊपर जैसे ही क्या किया जाता है? जैसे ही सूर्य का प्रकाश आपतित किया जाता है, जैसे ही इस पर सूर्य का प्रकाश आपतित करते हैं, जैसे इस पर उपयुक्त आवृत्ति का सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो जाता है ना। जी हाँ, चलिए, ठीक है जी। हाँ, हर्ष बता भाई, क्या बताओ बताओ, क्या गलत लिखवाया? बताओ मुझे बताओ, है ना। आप लिखा करो ना कि सर इसमें प्रॉब्लम है, मैं प्रूव दूंगा ना आपको कि भाई ये वाली बात यहां पर सत्य है, आपको ये कंफ्यूजन है। ठीक है, हाँ, ठीक। और जो आप पढ़ रहे हो ना, आपके एग्जाम में यही लेवल चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको किसी और लेवल का पढ़े, हर जगह हर वो है। ठीक, हाँ, चलिए। हाँ, एटम वर्ड डाल्टन नहीं दिया भाई। ठीक है, हाँ, मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक आध दो स्टूडेंट होते हैं उनको कोई कंफ्यूजन हो जाता है, मेरा परम दायित्व है आप लोगों का कंफ्यूजन सॉल्व करना। ठीक है, एटम वर्ड डाल्टन ने ही दिया है। ठीक है, ये कह रहे हैं सर अच्छा, प्लांक थ्योरी किसने दी? प्लांक थ्योरी मैक्स प्लांक ने दी थी भाई। ठीक है, हाँ, बोर्ड भी यही कहता है, एनसीईआरटी भी यही कहती है कि बिल्कुल जो एटम वर्ड है वो किसने दिया? डाल्टन ने ही दिया है। ठीक है भाई, हाँ, चलो, है ना। तो यहां क्या कह रहे हैं? यहां पर हम लोग, ये है धातु की प्लेट। क्या है ये? धातु की प्लेट है ये। ठीक है, धातु की प्लेट। ये क्या है? उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश। कैसा प्रकाश है ये? उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश है ये, आवृत्ति का प्रकाश। और ये क्या है? एलिमिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये। क्या है ये? एलिमिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हाँ जी, मतलब निष्कासित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए, है ना। ठीक है, चलो, ये है अपने पास। तो इसमें क्या कहा जाता है? हर्ट्ज ने बताया कि जब किसी धातु की, उच्च क्रियाशील धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जी हां, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, जी हां। चलो देखो हर्ष, मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं
ठीक है, जिससे ये सब हो जाएगा। आप एक सीधा काम करना भाई, आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पर पूरा प्रूफ जो है वो भेज दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, हो सकता है आपका ज्ञान जो है, ठीक है, वो पता नहीं किस किताब का हो, कहाँ का हो, तो उस पर बहस की ना तो गुंजाइश है ना जरूरत है भाई। मैं बस आपको इतना कह रहा हूं, आप एक मैसेज कर देना, मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा बस, है ना जी। ठीक है, बस, हाँ, ओके, चलो। तो यहां क्या कह रहे हैं, अगर किसी धातु की प्लेट पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है जी हाँ, तो क्या कह रहे हैं, जब किसी सक्रिय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सतह पर, इनकी सतह पर, ठीक है जी, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इससे क्या होगा, तो धातु की सतह से क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है या निष्कासन होता है, एक ही बात है, एलिमिनेशन होता है। यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सोलर पैनल जो है, ठीक है जी हाँ, सोलर पैनल जो है वो इसी पर काम करते हैं। ठीक है जी, सोलर पैनल जो होते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, भाई मैं बता चुका, प्लांक थ्योरी मैक्स प्लांक ने दी थी, काहे श्रोडिंगर के पीछे पड़ रहे हो। ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में नाम से ही पता चल गया कि वो थ्योरी प्लांक ने दी थी। तो शांति से पढ़ लो यार, क्यों जबरदस्ती का दिमाग लगा रहे हो, है ना। जब आपको बता दिया कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत तो प्लांक ने दिया है, श्रोडिंगर क्यों लेकर आ रहे हो। ठीक है, नहीं मायूस नहीं होते हैं, हाँ निष्ठा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलो ध्यान दो अब, ठीक है। अब यहां देखो, इससे हमारे पास कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं, है ना जी। क्या, इससे हमारे पास यहां पर क्या होते हैं, कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, वो परिणाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इस प्रयोग से निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है जी हाँ, देखो एक परिणाम पर हम लोग बात करें, सबसे पहला क्या है,
सबसे पहला परिणाम ये है कि भाई जैसे ही इसके ऊपर क्या किया जाएगा, जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा ना, तो हैंड टू हैंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपतित प्रकाश और इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के बीच में जो समय अंतराल है, जो टाइम इंटरवल है, वो 0 है। समय अंतराल या टाइम इंटरवल जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है जी हाँ। सबसे पहली चीज क्या कह रहे हैं हम लोग, समय अंतराल या टाइम इंटरवल जो है वो क्या होगा, 0। एक बात, ठीक है। तो पहली चीज, जैसे ही धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, क्या होता है, इंसिडेंट होगा, गिरेगा। ठीक है, होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन प्रारंभ हो जाता है। निष्कासन प्रारंभ हो जाता है। अतः प्रकाश के आपतित होने, क्या, लाइट के पड़ने, प्रकाश के आपतित होने तथा, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात और हम लोग यहां पर अगर करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के निष्कासित होने, एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के मध्य कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है। नो टाइम इंटरवल बिटवीन दीज, जरा भी टाइम इंटरवल नहीं है। ठीक है, कोई समय अंतराल नहीं है इनके बीच में। एक बात। दूसरी बात और सुनो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब जितनी तीव्रता के साथ प्रकाश आपतित होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छे। धातु की सतह से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी सतह से, धातु की सतह से निष्कासित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस पर डिपेंड करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ठीक है, अब यहां देखो, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, उपयुक्त आवृत्ति। अगर उपयुक्त आवृत्ति से कम आवृत्ति, मतलब मान के चलो, हाँ जी, ठीक है, उपयुक्त आवृत्ति से कम आवृत्ति पर अगर हम लोग बात करें, उससे कम आवृत्ति अगर दे तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा। ठीक है ना जी। हाँ, नहीं निष्ठा ऐसा नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू, है ना, जैसे ही वो टॉपिक आएगा तो मैं आपको वो कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना।
हाँ, चलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, वो भी है, ठीक है। लगभग एक ही मानो, तीव्रता जो है, कितनी तेज गति से प्रकाश पड़ रहा है वही तीव्रता है अपने पास, ठीक। अब देखो, हम बार बार कह रहे हैं उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, अगर इस आवृत्ति से कम आवृत्ति उपयोग में ली जाएगी तो प्रकाश जो धातु उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके निष्कासन के लिए, एलिमिनेशन के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो न्यूनतम आवृत्ति चाहिए, उसे कहा जाता है देहली आवृत्ति, दैट इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यदि उपयुक्त आवृत्ति से कम आवृत्ति उपयोग में ली जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन नहीं होगा, ठीक है। चलो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक धातु की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। एक बात, प्रत्येक धातु की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता, अतः क्या, ठीक है, करण पूरी नहीं हो पाएगी, वहां टॉपिक अलग है, यहां थोड़े ज्यादा लेवल के आते हैं, ग्रेड थर्ड के अंदर लेवल थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। सबका अलग अलग है भाई, अब आप ये चाहते हो कि एक ही कोर्स से भाई बहन दोनों पढ़ लो तो थोड़ा अंतर हो जाता है भाई, ठीक है। चलिए, आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता, इसलिए अपने पास क्या होता है, अतः क्या होगा, अतः धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, जी हाँ, आवश्यक जो न्यूनतम आवृत्ति है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट समझ रहे हो, देहली आवृत्ति कहते हैं। अभी बोला भी था मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, न्यू नॉट से। आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं और देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, न्यू नॉट से दर्शाएंगे। ये हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। कौन सा प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जी हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, हाँ, किसका, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, ये कह रहे हैं सर इसका कोई फॉर्मूला वगैरह लिखवाओ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक, हाँ। कैसे बताएं तुम्हें यार, भोले इतने हो तुम तो।
चलो, हाँ ग्राफ होता है बट हमारे काम नहीं आता है ना, तो उसको कोई सेंस नहीं है। न्यूमेरिकल करवाता हूँ इन उससे, जो अपने पास प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, इससे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, कोई भी एक विकिरण ले लेते हैं। कितने के लिए विकिरण? विकिरण ले लेते हैं, आवर्ती लेंगे। हाँ चलो, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण की ऊर्जा कैलकुलेट करो। ठीक है, चलिए फटाफट से इसके उत्तर दो, है ना। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण की ऊर्जा ज्ञात करो। बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। चलो बताओ फटाफट से, जल्दी बता दो। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी, करो। बहुत बढ़िया। चलिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एकदम सिंपल सॉल्यूशन है सखा। कैसे? न्यू की वैल्यू है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है जी हाँ। वहीं एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। E बराबर क्या होता है? H न्यू। यही तो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो H की वैल्यू तो सबको पता है 6.625 इंटू 10⁻−34। न्यू की वैल्यू क्या है? 5 × 10⁻14। ठीक, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, तो ये तो हो जाएगा 10⁻−20 नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो 5 25 का 5 का हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल आई 1, 5 छिंगे 30 और 1 31 का 1 का हासिल आई 3, 5 छिंगे 30 और 3 33, 3 संख्या बाद पॉइंट लग गया। ठीक है, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड सरकाएंगे, घात में क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो +1 करेंगे। ठीक है, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा 3.33125 × 10⁻−19। ठीक है, एनर्जी है तो किस में आएगी? जूल में। ये इसका आंसर होगा। बोलो कोई समस्या हो तो। कह रहे भाई साहब पावर 30 बता दी। 30 कैसे बता दी? पावर 34 लिख दी। 34 भी कैसे लिख दी तुमने? पावर 30 लिख रहे हो, 34 लिख रहे हो, कैसे लिख सकते हो? वही चीज लिखो ना जो पॉसिबल है ना। आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, चलो एक और बताओ क्वेश्चन। हाँ, एक के बाद एक से पहले पॉइंट है भाई, एक के बाद नहीं है। यहाँ 3.3 कर दिया, घात को 1 बढ़ा दिया, है ना। ठीक है,
हाँ ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन है सेम इसी तरीके का लेते हैं, बस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक विकिरण जिसकी आवृत्ति ये कर दी 7 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज है, इसके 1 मोल की ऊर्जा ज्ञात करो। किसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है? इसके 1 मोल की ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब यहां से आपका बेसिक भी चेक हो जाएगा। किसकी एनर्जी ज्ञात करनी है? 1 मोल की ऊर्जा ज्ञात करनी है। ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। यहां से आपका बेसिक भी चेक हो जाएगा। चलो फटाफट से इसके 1 मोल की एनर्जी कैलकुलेट कर दो। अब इसके 1 मोल में कितनी एनर्जी होगी बता दो भाई। ओके हाँ जी, करो फटाफट से। चलो देखें सॉल्यूशन इसका। देखो सबसे पहले तो एक जो विकिरण है ना, एक क्वांटम की एनर्जी ज्ञात कर लो। E बराबर क्या होता है? h न्यू। E बराबर h की वैल्यू क्या है? सबको पता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 गुणा न्यू की वैल्यू क्या है? 7 गुणा 10 की घात 14। ठीक है, चलो इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं? इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या होगा? E बराबर क्या होगा? देखो 10 की घात -34 और 10 की घात -14, इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 10 की घात -20 आया। आ गया, ठीक है। 7 पंजे 35 का 5 का हासिल आई 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 का हासिल आई 1, 7 छिंग 42 और 1 43 हासिल 4, 7 छिंग 42 और 4 46, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। चलो E बराबर ये आ गया हमारे पास, मगर नहीं, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 4.6375 गुणा घात कम हो जाएगी ना भाई, तो 10 की घात -19 ये आ गया जूल। मगर ये एक फोटोन की एनर्जी आई है सखा, ठीक है ना, ये एक फोटोन की एनर्जी आई है। और हमें कितने की चाहिए? 1 मोल फोटोन की ऊर्जा चाहिए। तो 1 मोल फोटोन के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये करेंगे 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। किसकी ऊर्जा? 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन क्या होगी? जो 1 फोटोन की ऊर्जा है गुणा आवोगाद्रो संख्या। कौन सी संख्या? आवोगाद्रो संख्या, ठीक है, गुणा क्या? आवोगाद्रो संख्या। तो ऊर्जा कितनी कैलकुलेट हुई है? ये रही ऊर्जा है हमारे पास 4.6375 इंटू 10⁻⁻19। आवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब आप इसको 10 की घात देखो 6.022 लिखो या 6.023 लिखो, दोनों एक ही बात होती है। एक गुणा कर लेते हैं, 46375 गुणा 6022, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 12 हासिल 1 और 8 और 1 9, ठीक है। 0 5 7 2 9
1 2 3 4 5, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 7 छिंग 42 और 3 45 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22 का 2 का हासिल 2, 6 छिंग 36 और 2 38 का 8 का हासिल 3, 6 24 और 3 27। ठीक है, 0 5 2 हासिल 1, 0 10 और 2 12 और 5 15 का 5 का हासिल 1, 10 और 2 12, 9 7 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 संख्या बाद लग गई पॉइंट। तो ये हमारे पास सब हटा देता हूं मैं बीच में से बैरियर्स, ये आ गया। ठीक है, गुणा कितना भाई, 10 की घात 19 और 10 की घात 23, कितना बचा, 10 की घात 4 बचेगा प्लस का, कितना बचेगा, 10 की घात 4 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल, कितना बचेगा, 10 की घात 4 बच रहा है यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग संख्या को और सही करने के लिए, क्या, इस संख्या को और सही करने के लिए देखो 2 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड सरकाओगे तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 5 हो जाएगी, 6 नहीं बेटा 5, 2.79, बाकी वाली संख्या को छोड़ दो, गुणा 10 की घात 5। ठीक है, वो भी क्या, जूल। इस तरीके से ये प्रश्न हल होगा। करेक्ट है, 6 मत लिखो भाई, घात 5 लिखो, बिल्कुल सही है। हाँ, 5 लिखनी है घात, समझे, बिल्कुल। ठीक है, चलो नोट करवा दूं, बिल्कुल करवा देते हैं। शुरू हो जाओ भाई यहाँ से, है ना, शुरू हो जाओ। परमाणु की माप की कोटि क्या है, देखो परमाणु की माप की कोटि क्या है, चलो इसको भी बता देता हूं, है ना। मैंने सही किया था पर कैलकुलेटर से किया था भाई, तो ये गलत बात है ना। इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए भी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी अगर आप वो उठाओगे, ठीक है, देखो कैलकुलेटर उठाओगे तो गड़बड़ है। चलो, परमाणु की माप की कोटि क्या है, सुनो। परमाणु की माप की कोटि, माप की कोटि, परमाणु की माप की कोटि होती है 10 की घात -10 मीटर की। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चल रहा है, एक सिंपल दो सिंपल तरीके बताता हूं। हमने पढ़ा था r बराबर 0.529, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10, ये आ रहा ना बेटा। आगे जो भी गुणा में उसको छोड़ो, n²/z²। ठीक है, एक बार इसको भी छोड़ो, किसके तुल्य आ रहा है, 10 की घात -10 के तुल्य, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसकी कोटि क्या है, 10 की घात -10। ठीक है, वहीं अगर हमसे पूछा जाए नाभिक की माप की कोटि, किसकी माप की कोटि, नाभिक की माप की कोटि, ठीक, तो हम लोग ये बताएंगे 10 की घात -15 मीटर। क्या बताएंगे, 10 की घात -15 मीटर। ठीक है जी, तो ये दोनों कोटि हम लोगों को ध्यान रखनी है। चलो शुरू हो जाओ अब, है ना, नोट कर लो यहां से, शुरू हो जाओ। फिर हाँ, माप की कोटि क्या होती है, माप की कोटि का मतलब जब हम लोग इनकी त्रिज्या मापेंगे तो 10 की कितनी घात पर त्रिज्या जो है वो सूटेबल होगी, एंगस्ट्रम होती है ना बेटा। ठीक है, वो पूछा है। हाँ, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, हाँ, हर जगह से न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलो फटाफट नोट करें। अब आप लोग नोट करें और हम बैठेंगे आराम से। तब से हम खड़े थे, अब आप लोग बैठे थे, अब हम बैठेंगे। जल्दी जल्दी नोट करना है मगर, ठीक है, ऐसे नहीं कि
चलें आगे। एक मोल की जगह 2 मोल का पूछ ले तो उसका जो भी प्राप्त हुआ उसका 2 से गुणा कर देंगे। चलिए, आदिश मेरी बात सुनो भाई, है ना। मैं आप लोगों को पीएचडी नहीं कराने वाला हूं, ध्यान रखो। आपके एग्जाम में जितना आने वाला है मैं उतना पढ़ाने वाला हूं, उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, मगर पीएचडी नहीं कराऊंगा, है ना, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप लोग। बिना टेंशन लिए आराम से नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ो, ठीक है। हाँ, मन लगा के पढ़ो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इन नोट्स से, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अरे मुझे सही लगे नहीं भाई, मेरा मेरा सुनो मेरी बात, मेरा एक फोकस है आपकी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कराना, उसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसा पीएचडी नहीं करवाऊँ भाई, क्योंकि जितना काम आएगा उतना ही पढ़ेंगे ना भाई। खामे कहाँ कॉपी भर के, नोट्स भर के, है ना, कॉपी भर के क्या सेंस है। जितना काम आएगा उतना ही। चलिए,
बढ़े आगे। सना क्या पूछ रही हो बताओ, वापस लिखो कमेंट को, है ना, वापस लिखो। बहुत सारे कमेंट के बीच में खो गया आपका कमेंट, वापस लिख दो क्या पूछा है आपने। बिल्कुल आदिश, बिल्कुल। बाकी तो न्यूमेरिकल है ये दोनों, और ये बता ही दिया, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम लोग डी ब्रॉगली सिद्धांत जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, फिर क्वांटम संख्याएं, परमाणु, हाँ क्वांटम संख्याएं पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है, बिल्कुल। फिर हमारे पास जो कक्षाएं हैं, कक्षक जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। चलो, अभी के लिए इतना ही। अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।